Good morning, everyone. So, continuing with the last topic, yesterday we dealt about how to assign relative configuration in the chiral compound, configuration around a chiral carbon. Today we are going to a topic called absolute configuration. How to assign absolute configuration is called RS method. R मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज, S means sinister. Once again, RS has nothing to do with the direction of rotation of light. It has nothing to do with the direction of rotation of light. What does rectus sinister means? It means sequence of group around chiral carbon according to priority sequence rule. Priority sequence rules. पीछे पढ़ा दिए हैं, is called Kohn Ingold rules. So ये priority sequence rules के according, chiral carbon के according priorities, it means sequence of the group around the chiral carbon according to the priority sequence rule. I will be explaining this topic by an examples. तो समझेगा. In case of Fisher projection, in case of Fisher projection, assign the priorities, assign the priority to the group attached to chiral carbon. Number 2, if the fourth priority group is at vertical position, then find sequence of 1 to 2, 2 to 3. If clockwise, then R configuration. If anti-clockwise, then S configuration. So what does it mean? तो कहता है assign the priority to the group attached to the chiral carbon. जो chiral carbon है उसके around priority assign करो. If the fourth priority group is at the vertical position, अगर fourth group priority group वाला vertical position पे आ जाए, then find the sequence of 1 to 2, 2 to 3 groups. If it comes clockwise, then R configuration. If it comes anti-clockwise, then S configuration. Now what does it mean? R means rectus, S means sinister. अब ये क्या चीज होती है? It means sequence of the group around the chiral carbon according to priority sequence rules. Giving you examples. Example के according क्या है? अब ये chiral carbon है फिशर प्रोजेक्शंस. तो फिशर के अलग रूल रहेंगे, 3D के अलग रूल रहेंगे इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन. फर्स्ट प्रायोरिटी ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन, सेकंड ये, थर्ड ये. इजीएस्ट ऑफ केस लिया कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल, दिस वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला नीचे हो या ऊपर हो, वर्टिकल पोजीशन पे, तो जस्ट फाइंड द सीक्वेंस ऑफ 1, 2 एंड 3. इफ 1, 2, 3 कम्स ऑन ए क्लॉकवाइज, कम्स ऑन ए क्लॉकवाइज. अब ये आ गया क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्या है? आर कॉन्फ़िगरेशन. तो क्लॉकवाइज आना मतलब क्या है? आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो जब भी यह क्लॉकवाइज आ जाएगा इसका मतलब ये आर कॉन्फ़िगरेशन है. अब इस आर कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं, वो कहता है कि अब स्टूडेंट को बोला जाए कि मेरे पास यही एक मॉलिक्यूल है. अब इस मॉलिक्यूल में काउंटिंग की जाए तो ये क्या है? 1, 2, 3. तो नाम क्या है इसका? ट्री ऑक्सो, 1, 2 एंड 3.
IUPAC नेम देखा जाए तो ये 1 है, ये 2, ये 3, तो 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या है ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। सो अगर आपको दिया जाए 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड लिखना है, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड लिखने के लिए इफ एनीबडी से राइट डाउन द आर कन्फिगरेशन, तो स्टूडेंट कैन सेट द मॉलिक्यूल लाइक दिस कि आर कन्फिगरेशन आ जाए। मतलब फोर्थ प्रायोरिटी वाले को बॉटम पे लिख लेंगे और 1 2 3 में इस तरह से अरेंज करेंगे तो सभी का आंसर एक जैसा आ जाएगा। बट स्टूडेंट बोलेगा जरूरी तो नहीं है कैसा आएगा, स्टूडेंट किसी और तरीके से भी अरेंज कर सकता, और तरीके से अरेंज कर सकता है, समझेगा। कहता है इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखना चाहूं तो आपको समझा सकता हूं। अब इक्विवेलेंट लिखना चाहो तो इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट कर दें। 180 पे रोटेट करते क्या होगा बेटा, 180 पे रोटेट करते ही इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा। सीओ जो ग्रुप टॉप पे है वो बॉटम पे आ जाएगा, और जो बॉटम पे है वो टॉप पे आ जाएगा। और क्या होगा, जो आपके लेफ्ट, जो मेरे लेफ्ट में है वो मेरे राइट में हो जाएगा, और जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। ये हो गया। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को मैंने यूं का यूं टिल्ट कर दिया। आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी को बिल्कुल, कॉपी का जो फेस, जो आपका कॉपी का जो फेस है, कॉपी को पूरे 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए। 180 पे रोटेट करने मैंने पोजीशनिंग तो किसी की चेंज नहीं किया, पूरा मॉलिक्यूल को देखने का सिर्फ क्राइटेरिया चेंज किया। क्राइटेरिया चेंज करने पे क्या हुआ, अब ये प्रायोरिटी क्या है 1, ये प्रायोरिटी क्या है 2, ये प्रायोरिटी क्या है 3, अभी भी चीज क्या रहेगी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज हो तो ये फर्स्ट और 2 दे आर आइडेंटिकल प्रोजेक्शन ऑफ ए कंपाउंड है, तो आइडेंटिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कंपाउंड। तो अगर किसी को आर बोला जाए कि लिखो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, इफ यू राइट लाइक दिस, इफ यू राइट लाइक दिस, दोनों एक ही बात होंगे, राइट क्योंकि सीक्वेंस क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या होगा 1 2 3 1 2 3, तीनों का क्लॉकवाइज है। तो अगर किसी स्टूडेंट ए ने लिखा है ऐसे, बी ने लिखा है ऐसे, तो दोनों की अरेंजमेंट सेम मानी जाएगी, सेम है ही, राइट। अब यहां से हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। कहते हैं इस मॉलिक्यूल को मैंने पूरा 180 डिग्री पे टिल्ट किया, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली तो मैंने इसको और इसको पोजीशन चेंज कर दी, और इसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो यहां से एक रिजल्ट निकल जाता है कि इन ए फिशर प्रोजेक्शन इफ यू एक्सचेंज द पोजीशन इवन टाइम, इफ यू एक्सचेंज द पोजीशन इवन टाइम, एक्सचेंज द पोजीशन इवन टाइम, द कन्फिगरेशन इज रिटेन्ड। तो अगर इवन टाइम एक्सचेंज कर दो ग्रुप को, जैसे ये COH और H मैंने एक्सचेंज किया, ये और ये मैंने एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंजिंग द ग्रुप इवन टाइम रिटेन द कन्फिगरेशन। मतलब बाय एक्सचेंजिंग द ग्रुप एट 180 डिग्री विल रिटेन द पोजीशन, राइट। तो ग्रुप को अगर 180 डिग्री पे एक्सचेंज कर दे, इसको इससे, इसको इससे, तो इंडायरेक्टली कन्फिग क्या रहेगी, रिटेन। तो एक्सचेंजिंग द ग्रुप इवन टाइम रिटेन द कन्फिगरेशन, while exchanging the group odd time will invert the configuration। तो ये तो हुआ कब, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे है तब। बट अभी स्टूडेंट पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो थर्ड आता है, अगर फोर्थ वाला वर्टिकल पोजीशन पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is at any other position, is at horizontal position, any other तो क्या, फिशर में तो दो ही पोजीशन होती है। then exchange the group even time, तो even time ग्रुप को एक्सचेंज कर दो, so that fourth priority group, so that the fourth priority group is on the vertical position। ताकि फोर्थ वाला वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए। फोर्थ वाला वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए तो क्या करें, देन फाइंड sequence of 1 to 2, 2 to 3, एक clockwise तो R configuration,
इफ एंटी क्लॉकवाइज देन एस कन्फिगरेशन, क्लॉकवाइज आ गया तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो एस। लिख लीजिए एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सचेंजिंग द ग्रुप इवेंट टाइम। तो एक्सचेंजिंग द ग्रुप इवेंट टाइम विल रिटेन द कन्फिगरेशन, while exchanging the group odd time will invert the configuration। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया, थोड़ा सा टीडीएस कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी हैव टू असाइन द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, फोर्थ इसकी। प्रायोरिटी देने के बाद फोर्थ कहाँ पे आ गया बेटा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया। तो हम इसका क्या बनाएंगे? आइडेंटिकल बनाएंगे। आइडेंटिकल बनाने के लिए फिर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रा कर लो। किसी भी ग्रुप को कैसे भी एक्सचेंज करो, बट इवन टाइम एक्सचेंज को। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 और H को वन टाइम एक्सचेंज कर रहा हूँ, और CH3 कम्स ऑन द बॉटम, OH कम्स ऑन लेफ्ट। फर्स्ट एक्सचेंज हो गया। सेकंड एक्सचेंज मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूँ। अब NH2 यहाँ हो गया, CH2 CH3, एक्सचेंजिंग इवन टाइम। स्टूडेंट बोलेगा जी ये तो आपने एक बार इसको एक्सचेंज कर दिया, एक बार इसको, अरे आप किसी को भी एक्सचेंज कर लीजिए। आपने ये बनाया, ये नहीं बनाना चाहते, आप क्या करिए, अब CH3 और NH2 को एक्सचेंज कर दो एक बारी। तो NH2 इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, तो NH2 इधर आ गया, NH2 इधर, CH3 इधर, पहला एक्सचेंज। अगली बार CH3 और OH एक्सचेंज कर, OH यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, इसको हमने टच नहीं किया। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, CH3 और NH2 को एक्सचेंज किया, NH2 इधर हो गया, CH3 इधर हो गया, फिर CH3 और OH एक्सचेंज कर। अब सीधा सीक्वेंस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या आ गया बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से तो ये आ रहा है। अब इधर देख लो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब आर कंप्लीट। मतलब एग्जाम में ये तीनों अगर आ जाए तो ये आइडेंटिकल है। सो दीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, राइट? तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया? आइडेंटिकल। बेसिक रूल तो ये है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया होगा, आप क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज द ग्रुप इवन टाइम। इवन टाइम एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करके फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ ले आओ? वर्टिकल पोजीशन पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पोजीशन पे आ गया, जस्ट चेक द सीक्वेंस ऑफ 1 to 2, 2 to 3, जस्ट चेकिंग द सीक्वेंस, यू कैन टेल वेदर कंपाउंड इज हैविंग आर कन्फिगरेशन और एस कन्फिगरेशन। बट फिशर प्रोजेक्शन में गोल्डन रूल भी लगता, मैं इतना नहीं करना चाहता, तो शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है बोला? फोर्थ वर्टिकल पे है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ अगर वर्टिकल पे है तो प्रॉब्लम ही नहीं, बट फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो एक गोल्डन रूल लगेगा। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में सिर्फ, फिशर प्रोजेक्शन में क्या लगेगा बोलते, ये है 1 प्रायोरिटी किसकी है, 1 इसकी, 2 इसकी, 3 इसकी, 4 इसकी। अगर आपका फोर्थ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो क्या करो, 1 2 3 का सीक्वेंस निकाल लो। 1 2 3 का सीक्वेंस क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? एस। आपका जो आंसर है वो कट कर दो, उसका अपोजिट लिख दो, काम चल जाएगा। दोबारा समझा देता हूं। रूल लॉजिकल थिंकिंग ये है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हो तो फिशर प्रोजेक्शन में से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही पोजीशन होती है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सो अगर फोर्थ वाला आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वर्टिकल पे नहीं है तो 1 2 3 का सीक्वेंस निकालिए। जो आपका सीक्वेंस आए उसका रिवर्स, उसका दूसरा फॉर्मेट, उसका रिवर्स लिख दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आया? 1 2 3 क्या आया था? एंटी क्लॉकवाइज। एस आया था, एस को कट करके उसका इनवर्स, उसका रिवर्स लिख दिया, इसको आर, तो कंपाउंड इज हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन। बट पहले ही बता रहा हूँ, रूल ये है कि यू हैव टू एक्सचेंज द ग्रुप, ब्रिंग द फोर्थ ऑन द वर्टिकल पोजीशन। बट शॉर्टकट करना चाहे तो ये है। स्टूडेंट बोलेगा हमें इसका क्या फायदा है? एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जैक्टली आर एस तो नहीं पूछा जाता,
एग्जैक्टली पूछे जाते हैं किस तरह से, आप आपको कोई भी कंपाउंड तो लिखेगा और पूछेगा कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड रैंडमली कोई भी लिख रहा हूं, बोलेगा ये 1 है ये 2 है, हमें बताने हैं कि आइडेंटिकल है या इनएंशियोमर, वेदर दीज आर आइडेंटिकल और इनएंशियोमर। सो व्हाट वी हैव टू टेल कि वेदर दे आर आइडेंटिकल और इनएंशियोमर। सो क्या करेंगे, कन्फिगरेशन निकाल लेंगे। कन्फिगरेशन सेम आ गई, कन्फिगरेशन अगर सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल। कन्फिगरेशन अगर इन्वर्ट आ गई, एक आर आ गया एक एस आ गया एक एस आ गया एक आर आ गया, मतलब इनएंशियोमर। तो कन्फिगरेशन सेम आएगी तो आइडेंटिकल है, कन्फिगरेशन अगर इन्वर्ट आएगी तो इनएंशियोमर। कोशिश करके देखिए अपने आप। अब पहली प्रायोरिटी किसकी, अगर रो लॉजिकल था, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। अब फोर्थ कहाँ है बेटा, ओरिजेंटल पोजीशन पे है, तो जस्ट सीधा सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आना चाहिए, एस, एस को कट कर दो, आर लिख दो, क्योंकि फोर्थ ओरिजेंटल पोजीशन पे है। नाउ सीधा सीक्वेंस ऑफ 1 ये 2 ये क्या है 3, 1 2 3 क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ कहाँ है, वर्टिकल, फोर्थ वर्टिकल है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लिखेंगे, एस। अब ये है आर ये है एस, तो ये आपस में 1 and 2 आर इनएंशियोमर है बेटा। तो 1 and 2 आर द इनएंशियोमर्स। दिस इज द फॉर्मेट विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो स्टूडेंट बोलेगा जी ऐसा एफर्ट करने की जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग दिस आर एस, उसके बिना भी काम चल सकता था। स्टूडेंट कैसे काम चल सकता था, कैसे काम चल सकता, अभी समझाया था कि कन्फिगरेशन अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किए जाए तो कन्फिगरेशन सेम रहती है, ऑड किए जाए तो इन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा मेरे को कितने एक्सचेंजेस करने पड़ते हैं इस कंपाउंड से ये बनाने के लिए। अब इस कंपाउंड से ये बनाने के लिए मुझे कितने एक्सचेंज करने पड़ेंगे, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे H चाहिए, इस कंपाउंड से ये बनाना है तो H चाहिए यहाँ पे, H को चाहिए यहाँ, तो H को पहले यहाँ लेके आओ, CH3 यहाँ, कितने एक्सचेंज हो गए, एक। देखो पहला एक्सचेंज किया मैं, H को यहाँ ले आया, CH3 को यहाँ ले आया, फर्स्ट एक्सचेंज हो गया, राइट। इस कंपाउंड से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे H यहाँ चाहिए तो मैं H को यहाँ ले आया, H को तो मैं यहाँ ले आया और CH3 को यहाँ ले गया। दूसरा एक्सचेंज मुझे CH3 कहाँ चाहिए, CH3 तो वहाँ चाहिए। अब अगली बार CH3 को वहाँ ले गया और CH3 को वहाँ ले गया और OH को इधर ले आया, सेकेंड एक्सचेंज। अभी वैसा नहीं बना, अब भी वैसा नहीं बना। थर्ड में क्या करना पड़ा, OH को वहां ले गया और CH को यहां ले आया। तो इस कंपाउंड से बनाने में कामयाब हो गया, पर ऐसा करने के लिए मुझे कितने एक्सचेंज करने पड़े, 3 मतलब ऑड टाइम एक्सचेंज करना पड़ा। सो आई हैव टू मेक ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, तो मतलब ये इनएंशियोमर है। अगर इवन एक्सचेंजेस करने पड़ते तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल। समझ में आ रही बात, दोबारा समझा देते हैं क्या मैंने किया, अगर जल्दी जल्दी कर दिया तो। मैं इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को रखा। अब ये कंपाउंड देखते हैं वो बनाऊंगा, वो बनाने के लिए मुझे H बॉटम पे चाहिए, तो पहले H को बॉटम पे लाया, CH3 ये फर्स्ट एक्सचेंज हो गया, याद रखिए। बट CH3 तो यहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया, मुझे चाहिए राइट में। अब क्या करूं, राइट में तो कौन है, अभी तो मैंने पहला एक्सचेंज किया था ये और ये एक्सचेंज किया था, बाकी तो वहीं थे। अगली बार क्या करना पड़ा बेटा, OH को इधर लाना पड़ा, CH3 को इधर। अब दो पोजीशन मैच कर गई हैं, बट उसका OH टॉप पे है, CH लाइट पे है, तो अगली बार क्या करना पड़ेगा, OH को टॉप पे करना पड़ेगा और CH को यहाँ पे। तो ऐसा करते हुए मुझे यहाँ से यहाँ आते हुए और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस लगेंगे।
तो जब भी और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस लगेंगे तो आइडेंटिकल। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको करने के लिए। ये ए है, ये बी, आपको बताना है कि दे आर आइडेंटिकल और एनश्योर। समझने का दो तरीके हैं जी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, फर्स्ट तो इसकी प्रायोरिटी है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, फोर्थ इसकी। तो फोर्थ वाले ओरिजेंटल पे 1 2 3 का सीक्वेंस देख लो बेटा क्या आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज तो आना चाहिए एस, है क्या आर, क्योंकि फोर्थ ओरिजेंटल है। 1 2 3 1 2 3 का सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस होना चाहिए, बट फोर्थ ओरिजेंटल तो आंसर उल्टा कर दिया, गोल्डन रूल लगा दिया। अगले में क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फोर्थ वर्टिकल है तो ये ए बी एस। तो ये आ रहा है एस से, तो क्या हो गया, ए एंड बी आर इन एनश्योर। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, फर्स्ट को देखेंगे और फर्स्ट से कौन सा बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट को देख के बनाने की कोशिश करिए। पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए NH2 चाहिए बॉटम पे और CH3 चाहिए। तो पहले NH2 को चेंज करो। पहले चेंज पे क्या चेंज किया, NH2 को चेंज किया, OH यहाँ हो गया बेटा, CH3 यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है। तो इन दोनों को पहली बार चेंज कर दिया। अगली बार क्या चेंज करूँ, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे Cl और Cl चाहिए राइट पे, यहाँ Cl किधर है लेफ्ट पे, तो Cl चाहिए राइट पे, तो दूसरा एक्सचेंज करो बेटा। Cl को यहाँ ले जाओ, CH3 को यहाँ। अब दो पोजीशन मैच कर गई, बट CH3 तो टॉप पे है, OH कहाँ है, इधर। थर्ड पोजीशन में क्या करिए, OH को इधर करिए, CH3 को इधर। सो आई एम एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस इन हाउ मेनी एक्सचेंजेस, 3 एक्सचेंजेस। तो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। तो ये क्या एनश्योर बना है। सो 2 मेथड्स हो गए। So one is the how to find RS configuration and second is how to find they are identical and ensured by second methods. ये तो बेटा in case of Fisher projection in a single chiral carbon. फिर आता है in case of Fisher projection having more than one chiral carbon. So in case of compound, having more than one chiral carbon. अब जिसमें एक से ज्यादा chiral carbon हो तो क्या कर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया, तो पहले तो कन्वेंस देखना सिखाएंगे। अब कन्वेंस देखने के लिए मेरे पास देखना पड़ेगा कितने chiral कार्बन है। देयर 2 chiral कार्बन, ये chiral है, ये chiral है। अब काउंटिंग करेंगे तो ये कार्बन अभी पे ऐसी काउंटिंग करें तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है।
तो नाम लिखा जाए तो क्या होगा, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। ये तो आईयूपीएससी नेम है, बट कायरल कार्बन तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 पे कन्फ्यूजन निकालने हैं हमें। अब 2 और 3 पे कन्फ्यूजन निकालने का तरीका क्या है कि किस कायरल कार्बन को देखिए बेटा, अब इस कायरल कार्बन को देखते हुए नीचे वाला पहला आइटम लिख लीजिए। फर्स्ट आइटम कौन है, कार्बन, क्योंकि सबका फर्स्ट फर्स्ट देखना होता, बट प्रायोरिटी देखनी होगी तो अगर फर्स्ट सेम होगा तो सेकंड में देखना पड़ेगा, तो सबका पहला पहला आइटम लिख लो। अब ये पूरे ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। हम क्या देख रहे हैं, इस कायरल कार्बन के राउंड, किस कायरल कार्बन के राउंड, हम ये वाला पढ़। अब पहली प्रायोरिटी किसे दे बेटा, पहला आइटम कार्बन, ये क्या ऑक्सीजन, पहली प्रायोरिटी इसको। दूसरी प्रायोरिटी ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर सिंगल ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ इसकी। प्रायोरिटी दे दीजिए। प्रायोरिटी देने के बाद क्या देखा, 1 2 3 का सीक्वेंस, 1 2 3 का सीक्वेंस क्या आ रहा है जी, बोले एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, बट फोर्थ हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ हॉरिजॉन्टल तो जितना आना चाहिए एस, तो ये क्या हो गया आर, तो इस पे तो आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब नीचे वाले को देखें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो इसको विजुअलाइज करेंगे क्या, ये CH, ये OH, ऊपर वाले के साथ कौन है, पहला C है बेटा जी, फिर ये O है, फिर ये H है और ये C है, इसको। तो अब कौन सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहला पहला आइटम किया OH, इसका OH, इसका जिसका CH। ऊपर वाले को पूरा लिखने की बजाय पहले तो फर्स्ट आइटम लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, तो ये पूरे ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। तो पहली प्रायोरिटी किसकी है बेटा, इसका कायरल कार्बन कह रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी प्रायोरिटी है, फिर इसकी है, सॉरी फिर थर्ड इसकी और फोर्थ इसकी। समझ में आ रहा है, पहले तो ऑक्सीजन की आनी है, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, उधर सिंगल ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी वो थर्ड। अब देखो जी 1 2 3 का सीक्वेंस क्या है, बोले तो फिर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पोजीशन कौन सा, फोर्थ हॉरिजॉन्टल, तो आना चाहिए एस, ये तो है क्या आर, तो ये भी आर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल ली, ऊपर वाले कार्बन के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन, नीचे वाले कार्बन पे भी कॉन्फ़िगरेशन, दो अलग अलग ट्रीट कर ली। थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, सो दैट मिक्सअप नहीं हो। तो इस तरह से क्या निकालनी होंगी आपको, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होंगी। अब कन्फिगरेशन निकालने का उसने क्या किया, ये तो पहला था, उसने क्या किया, कंपाउंड लिख दिया सेकेंड, सेकेंड में उसने सब कुछ ही घुमा दिया। अब कहते हैं आइडेंटिफाई करो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, कहते एक तरीका तो वही है, फिर कन्फिगरेशन निकालने बैठो। बट अब टॉपिक समझ लिया तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जरा सा ध्यान समझेगा। अब हमें कंपेयर करना है इसको इसके साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इस कायल का, ये 1 ये 2, इस थर्ड ग्रुप, नीचे वाले की थर्ड प्रायोरिटी, ऊपर वाले की फोर्थ। तो इस कायल का फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड नीचे वाले की थर्ड, ऊपर वाले की फोर्थ। तो काउंट कैसे करें बेटा, तो 1 2 3, 1 2 3 क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और फोर्थ क्या है, वर्टिकल है, तो ये तो आंसर तो ऐसे ही हो गया। तो 1 2 3 इज कमिंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ इज आइंग ऑन वर्टिकल। देन कम टू द बॉटम, नीचे वाले पे आइए।
नीचे वाले पे आएंगे तो पहली प्रायोरिटी क्या है, इस कायल कार्बन के अराउंड ऊपर वाली प्रायोरिटी हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अब इस कायल कार्बन के अराउंड पहला आइटम O है, पहला आइटम C है, पहला आइटम C है, तो पहली प्रायोरिटी किसको 1, दूसरी प्रायोरिटी इसको, तीसरी ऊपर वाले। अब क्या बेटा ये 1 2 3 क्या, फिर एंटी क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है और प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ क्या है, वर्टिकल वर्टिकल होना चाहिए, यस। अब ये क्या है बेटा, आर आर है वो एस एस है, एग्जैक्टली है, उससे उल्टा उल्टा है तो डेफिनेटली उसका मिरर इमेज टाइप है। तो अगर ये आर आर है वो एस एस है तो फर्स्ट क्या है आपका आर आर कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड में क्या है एस एस कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है। तो 1 और 2 आपके क्या है इनेंशियम, क्योंकि मिरर इमेज में एग्जैक्टली रिवर्स अरेंजमेंट हो जाती है तो ये एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज टाइप है, क्लियर। लेकिन अगर आ जाता ये आर आर आ जाता, वो भी आर आर आ जाता, तो क्या होते हैं आइडेंटिकल, ये आर आर वो भी आर आर, तो क्या हो जाते हैं आइडेंटिकल। लेकिन यहां पे आर आता, यहां पे एस आ जाता, यहां आर आता, यहां पे आर ही आ जाता, मतलब ये तो आर आर कंप्लीटली एस एस कंप्लीटली इन्वर्ट हो गया तो इनेंशियोमर, कंप्लीटली सेम आ गया आइडेंटिकल, बट किसी काइरल कार्बन पे इन्वर्ट हो गया और दूसरे काइरल पे सेम आ गया तो डायस्टिरियोमर्स। मतलब एक का सेट आता आर आर, अगले का आता आर एस या एस आर, तो वो क्या होते हैं डायस्टिरियोमर्स। तो ये डायस्टिरियोमर नहीं है, ये क्या है, ये तो इनेंशियोमर है। बट स्टूडेंट बोलेगा जी आपने तो फिर इतना टाइम लगा दिया। अब ये थोड़ा टीडीएस मेथड है, इसका अल्टरनेट तरीका क्या था, अल्टरनेट तरीका ये था बेटा, मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता, मैं इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना चाहूंगा और देखूंगा मुझे कितना एफर्ट लगता है। सो मुझे क्या एफर्ट लग रहा है, इस कंपाउंड उस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यही तो बदलने हैं। अगर इन दोनों को आपस में बदल दूं तो ये बन जाएगा, बना दो जी। CH यहां आ गया, H यहां आ गया, OH यहां, कितने एक्सचेंज लगे बेटा, ये ऑड, ये तो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज में काम चल गया। फिर नीचे वाले को देखो जी, नीचे वाले में क्या चेंज करना हो, अब मुझे क्या चेंज करना है, अगर एक उससे ये बनाना है तो सिर्फ OH तो उसी पोजीशन पे ही है, उस पोजीशन पे ही है, सिर्फ H और CHO चेंज कर दूं तो CHO यहां कर दिया बेटा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, CHO को यहां कर दिया बेटा, H को यहां कर दिया, OH तो यहां था ही, तो उससे ये बनाने के लिए अभी मुझे क्या चेंज करने पड़े, यहां भी ऑड करने पड़े। सो ये दूसरा तरीका हो गया, मैंने इसका आइडेंटिकल ड्रा कर दिया। तो क्या करना पड़ा, इसको मैंने उसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये इसका आइडेंटिकल बन गया। अब इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे सिर्फ ऑड एक्सचेंज करने पड़े। तो इसका आइडेंटिकल बनाने के लिए तो मुझे सेकंड कंपाउंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड कंपाउंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने एक्सचेंज लगे, बोले इस काइरल कार्बन पे भी ऑड, इस काइरल कार्बन पे ऑड। तो अगर हर काइरल कार्बन पे on each chiral carbon if total number of on each chiral carbon if the number of exchanges are odd, on each chiral carbon, total नहीं बोल रहा हूं, on each chiral carbon if number of exchanges are odd to convert one form into one compound to second compound, then they must be an enantiomer. If on each chiral carbon it takes even number of exchanges, they are identical. If on one chiral carbon it takes odd number of exchanges and other chiral carbon it takes even number of exchanges, that is called diastereomers. तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस काइरल कार्बन में भी ऑड लगे, इस पे भी ऑड लगे, तो इसका मतलब ये और ये आपस में एनेंशियोमर। मैंने क्या कर दिया, ये दोबारा तो ड्रा कर दिया, उससे ये ड्रा कर दिया। तो ये भी एक तरीका और ये सबसे कन्वीनियंट तरीका। तो एक तो तरीका है कि हम क्या निकालेंगे, सभी काइरल कार्बन पे कन्फ्यूजन निकालेंगे, कन्फ्यूजन निकाल के बता पाएंगे। अगर सिर्फ इफ ऑन ईच काइरल कार्बन configuration get inverted, that means they are enantiomer. On each chiral carbon if configuration is retained means identical,
At some chiral carbon it's retained, while at the some it get inverted is called diastereomers. So second method क्या है? While converting one projection into another projection, one fissure into another fissure, if on each chiral carbon odd number of exchanges take place, or if on each chiral carbon odd number of exchanges, then enantiomer. On each chiral carbon odd number of exchanges are integral, and at some chiral carbon it takes even exchanges, at some it takes odd number of exchanges called diastereomers. चलो जी, बट पेपर में इसको वो थोड़ा सा और टीडीएस भी बना सकता, और टीडीएस कैसे बना सकता है उसके बाद समझाता हूँ. To make it more tedious, what he will do, he will totally invert the configuration. उसने कंपाउंड का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया. फॉर्मेट क्या चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, बाकी कर आप कैसे भी सकते हैं. तो कंपाउंड का सारा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया. फॉर्मेट मतलब पोजीशनिंग ही चेंज कर दी. उसने कंपाउंड ही उल्टा लिख दिया कि COH इधर टॉप पे था, उसने घुमा के उसे नीचे ले गया, और CHO बॉटम पे था, घुमा के ऊपर ले गया. मतलब कंपाउंड ही उल्टा रिप्रेजेंट कर. तो सीखने वाली बात है कि आपको काउंटिंग तो IUPAC में यहीं से करनी पड़ेगी. C1 C2, तो इसको आप बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3. तो C2 को C2 से कंपेयर करेंगे, C3 को C3 से कंपेयर करेंगे. तो एक तरीका तो वही है कि मैं सबकी कन्फिग निकालूंगा, पर वो बाद में कराता हूँ. दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसका आइडेंटिकल बना लूँगा. आइडेंटिकल ऐसे बना लूँगा, पोजीशन चेंज किए बिना मैं अपनी कॉपी का पूरा फेस चेंज कर दूंगा. अभी समझाया था, पूरे मॉलिक्यूल को 180 पे टिल्ट कर देने से कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ देखने का नजरिया चेंज होता. तो मैं इस पूरी कॉपी को ही टिल्ट कर दूंगा. घुमा दो तो CHO आ गया जी बॉटम पे, आ गया बॉटम पे. अब CHO बॉटम पे आ गया तो जो आपका राइट था वो आपके लेफ्ट पे आ जाएगा. अब जो आपके राइट, अब ये क्या था बॉटम पे, तो ये आ गया टॉप पे. ये आपके राइट पे था, ये आपके कहाँ आ जाएगा लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट पे था वो कहाँ आ जाएगा आपके राइट पे. बोले काम आसान हो गया, बोले इसको कंपेयर कर सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, पूरे कंपाउंड की पोजीशनिंग चेंज कर दी. तो अब कंपेयर कर लो. कंपेयर कैसे करूं जी, इसको उसको देखो. अब इसको उसको देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, बोले पहले H है, इस H को मैं इस साइड लेके आऊं, COH को इस साइड, एक एक्सचेंज कर दिया जी. H को मैं इस साइड ले आया और उस कंपाउंड से बनाते हुए, तो मुझे H को इधर लाना है, COH को इधर ले आया. दूसरी बारी COH को ऊपर ले जाऊंगा, और पहले मैंने चेंज किया कि मैं H को मैं राइट से मैं लेफ्ट पे ले आया, लेफ्ट पे आ गया, लेकिन COH राइट पे आ गया. फिर COH को टॉप पे ले गया, OH यहाँ पे आ गया. तो मुझे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पड़े, इवन. नीचे देखो जी, नीचे क्या करना पड़ा, सिर्फ इस OH को चेंज कर दूं, OH और H को चेंज कर दूं तो ऑड एक्सचेंज से काम चल जाएगा. ऑड एक्सचेंज से काम चल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 1 और 3 आपस में क्या है, दे आर डायस्टीरियोमर्स. ये डायस्टीरियोमर्स समझ में आएगा. इसको देखो और इसको देखो. इसमें मैंने क्या किया, H राइट पे है, राइट से लेफ्ट पे ले गया, COH राइट पे आ गया, COH को टॉप पे ले गया, OH यहाँ आ गया, तो इवन में एक्सचेंज बात बन गई. नीचे देखोगे तो CHO तो वहीं था, सिर्फ OH और H को पोजीशन चेंज करनी है, तो एक एक्सचेंज में काम चल जाएगा. तो एक जगह इवन, एक जगह ऑड. तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स. दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसकी RS निकालता तो कंपेयर करता. कंपेयर करने के लिए क्या करता,
कंपेयर करो जी, C2 में पहली प्रायोरिटी किसकी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है। रेड से कर देता हूं ताकि नंबरिंग मिक्स ना हो। सो ये 1 हो गया जी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो ये 1 2 3 क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है जी। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन फोर्थ क्या हॉरिजॉन्टल, तो एस की जगह क्या आएगा, आर आएगा। छोड़ दो नीचे वाले को। अब पहली प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले की है। 1 2 3 क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ कहाँ है, हॉरिजॉन्टल है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे, एस। तो 2 पे तो आर था, 2 पे आर ही आ गया, 3 पे आर था, लेकिन 3 पे क्या आ गया, एस। तो ये क्या था, 2R 3R था, जबकि वो क्या हो गया, 2R और 3S, इसलिए डायस्ट्रीमर्स। क्लियर। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, IUPAC, इसका नाम हो जाएगा 2R 3R 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, सॉरी 4 ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। तो ये 2R 3R लिखना क्या है, इसका स्टीरियोकेमिकल नेम। इसमें 2R 3R लिखेंगे, उसमें 2R 3S लिखेंगे। 2R 3R का मतलब क्या है, सेकंड कायरल कार्बन पे ये R कन्फिगरेशन है, 3R मतलब थर्ड पे भी R। तो इस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर लिया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने कोई भी एक फिशर प्रोजेक्शन आएगा, तो फिशर प्रोजेक्शन में हाउ विल यू रिप्रेजेंट कि वेदर द टू गिवन कंपाउंड आर एनेंटियोमर, आइडेंटिकल या डायस्ट्रीमर। तो हर टॉपिक को करने के मैंने दो मेथड करा दिए, जस्ट यू नीड टू फोकस हाउ इट हैज टू बी डन। बट ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिशर के बाद 3D प्रोजेक्शंस आएंगे, 3D के साथ साथ ऑलरेडी पढ़ाया साहोर्स, न्यूमैन, वो कोई भी प्रोजेक्शन देगा और पूछेगा कि ये तो गिवन कंपाउंड जो आपको गिवन है, गिवन पर्टिकुलर प्रोजेक्शन में these two compound represent identical enantiomer and diastereomer. So one more class will be required to understand this complete set of absolute convergence system. But you must remember absolute convergence RS has nothing to do with the direction of rotation of light. वो पहले ही क्लियर कर दिया, दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए कि one can never predict whether the compound is dextro or levo. क्लियर। तो यहाँ तक पढ़िए एक बार, अच्छे से समझे। An assignment related to this will be given very soon so that you can practice this question. Thank you.